हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विवोक ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। और हमारा टॉपिक चल रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। जो भी कॉस्ट लगती है कंपनी को, जो भी सोर्सेज है जहाँ से फंड कलेक्ट करती है, उनको बदले में जो पैसा देना होता है वही हमारी कॉस्ट होती है। यानी उस कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए रिटर्न्स में यानी डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट पे करना पड़ा और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ा। उसी तरह प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड पे करना पड़ा। तो बदले में जो देना पड़ा उस कॉस्ट को कलेक्ट करने के लिए, वही हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चौथा जो पॉइंट है वो है प्रतिधारित अर्जनों की लागत, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, है ना। अब रिटेन अर्निंग क्या होता है ये जानते हैं। रिटेन अर्निंग की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि रिटेन अर्निंग क्या है। प्रतिधारित अर्जनें या प्रतिधारित लागतें ये क्या होती हैं। हमने बात करी थी, कोई भी इन्वेस्टर बिजनेस में पैसा लगाता है, विनियोग करता है, ठीक है। बदले में क्या प्राप्त करना चाहता है? अगर शेयर होल्डर है, अंशधारक है, ठीक है, जिन्होंने अंश ले रखे हैं, कंपनी को बदले में पैसा दे रखा है, तो बदले में रिटर्न्स चाहते हैं, डिविडेंड, लाभांश चाहते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है? लाभांश बांटती है अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्वेच्छा से वो डिविडेंड बांटती है। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उनको फिक्स रेट से देना ही है। अगर इक्विटी है तो कंपनी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर किसी साल कंपनी लाभों का एक हिस्सा बांट दिया जाए, उसके बाद जो बच जाए वो अपने पास सेव कर लेती है। सपोज हम बात करें, कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ 2020 में। कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। कंपनी ने क्या करा, इस 10 लाख रुपए का सपोज 1%, 10% कितना हुआ? 10% हुआ 1 लाख रुपए। यानी 1 लाख रुपए क्या करें? एज अ डिविडेंड बांट दिए। किसको बांट दिए? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को क्या करें? डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में बांट दिए, ठीक है। तो लाभों का एक हिस्सा जब बांट दिया जाता और उसके बाद बचा हुआ हिस्सा, यानी एक हिस्सा बच जाता है। सपोज कितने बच गए? 9 लाख रुपए बच गए, ठीक है। 1 लाख बांट दिया तो 9 लाख बच गए। तो लाभों का एक हिस्सा क्या कर लेती है? धारण कर लेती है, प्रतिधारित कर लेती है, अपने पास संचित करके रख लेती है। उसको ही कहा जाता है प्रतिधारित अर्जनें। यानी जब शेयर होल्डर या धारकों को पैसा ना बांटकर या थोड़ा बांटकर बची हुई राशि को, बचे हुए लाभों को संचित कर लिया जाता है, रिजर्व कर लिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है प्रतिधारित अर्जनें। यानी ऐसा प्रॉफिट जिसको रिजर्व कर लिया है, उसको धारण कर लिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है शेयर होल्डर्स में, ठीक है। ये हो गया। अब आप कहोगे मैम कि जब हम 9 लाख रुपए या प्रतिधारित अर्जनें जब सेव कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट कहाँ देनी पड़ रही है? इसको तो रिटर्न में कुछ देना ही नहीं पड़ रहा है। तो आपको बता दिया जाए, प्रतिधारित अर्जनों पर भी लागत लगती है। अब कैसे लगती है? वो अल्टरनेटिव तरीके से लगती है, वो भी समझ लेते हैं। जैसे ये 9 लाख रुपए हमने सेव कर लिए थे, हमारी क्या कर दी थी? हमने धारण कर लिए थे, प्रतिधारित कर लिए थे। तो ये हमारी हो गई थी रिटेन अर्निंग। क्या हो गई थी ये हमारी? रिटेन अर्निंग। कंप्लीट 9 लाख। तो कंपनी ने क्या करा कि इस पैसे को अपने पास रख दिया और जो भी अंशधारक है उसको नहीं दिया, ठीक है। अब बात क्या आ रही? कंपनी इसकी भी कॉस्ट निकालती है। अब क्यों निकाल रही है? जब आपके पास पैसा बचा हुआ पड़ा है, आपको तो लागत उस पर देनी नहीं पड़ रही अगर नॉर्मली सोचा जाए। लेकिन अल्टरनेट तरीके से, वैकल्पिक तरीके से अगर हम देखें तो इसकी लागत भी लगती है। अब कैसे लगती है? सपोज ये 9 लाख रुपए पब्लिक में बांट दिए जाते हैं, तो कंपनी, पब्लिक क्या करती? उस डिविडेंड को, उस पैसे को प्राप्त करके इन्वेस्ट करती, री इन्वेस्ट करती, तो उनको पैसा मिलता, राइट। तो उनको पैसा मिलता तो एक तरीके से पैसा यूज आता, ठीक है। या शेयर खरीद लिए जाते तो अपन उस वक्त इसकी कैलकुलेट करता एक निवेशक, एक अंशधारी। तो उसी प्रकार
ये जब पैसा रिटेन कर लिया जाता है तो कंपनी सोचती है कि रिटेन करे हुए पैसे पे भी हमें लागत देनी होगी। एक्चुअल में देनी नहीं है लेकिन लागतें लगी है उस पैसे में, इस पैसे में एक्चुअली कॉस्ट लगी है, तो इसीलिए हम प्रतिधारित अर्जनों की लागत ज्ञात करते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला है, इसको कहा जाता है KR, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, और फॉर्मूला है फॉर्मूला अपने सामने है, KR इज इक्वल टू D1 माइनस T1 मल्टीप्लाई 1 माइनस B अपॉन MP मल्टीप्लाई 1 माइनस TC मल्टीप्लाई 100। इसको समझने से पहले कुछ टॉपिक्स टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमें आने चाहिए रिटेन अर्निंग के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स इस प्रकार है। फर्स्ट है प्रत्येक अंशधारी को प्राप्त लाभांश की राशि पर व्यक्तिगत आय पर लागू दर से आयकर देना होगा। यहाँ बात क्या आ रही है, शेयर होल्डर की आ रही है। वो पैसा जो हमने शेयर होल्डरों का धारण कर रखा है वो प्रतिधारित है, तो ऐसे शेयर होल्डर्स का क्या होगा, इनकम टैक्स की रेट के अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना पड़ेगा ताकि उनकी टैक्स की अमाउंट जो है एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कम हो जाए टैक्स के कारण। ठीक है, और ये हम फॉर्मूले में देखेंगे अभी। सेकंड है दलाली अगर आपने कोई एक्सपेंस करे हैं उस शेयर को इशू करने में, ब्रोकरेज दी है या फिर कोई भी कमीशन दिया है, तो वो जो सारे खर्चे हैं ऐसे खर्चों को लाभांश में से समायोजित करना होगा। जो आपको डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर्स को उसको लेस करना होगा ब्रोकरेज में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, सपोज डिविडेंड मिला 100 रुपए, तो 100 में से लेस करना पड़ेगा 8 रुपए भी अगर आपने ब्रोकरेज दिए हैं तो बचे हुए 92 रुपीज आपको लिखे जाएंगे। उसके बाद है यदि अंशधारक को इसी पूंजी लागत पर आयकर देना पड़ता है, सपोज शेयर होल्डर्स हैं, अपना पैसा जो है विनियोग किया, तो वो जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी तो उनको शेयर होल्डर्स को कौन सा प्रॉफिट मिलेगा, उनको मिलेगा कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पूंजीगत लाभ मिलेंगे तो पूंजीगत लाभ कर चुकाए जाएंगे, कैपिटल गेन रेट टैक्स रेट चुकाए जाएंगे। आयकर देना पड़ता है तो ये आयकर अंश के बाजार मूल्य में से घटाकर फिर इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये तीनों टर्म्स ही वहां अपनी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो हम फॉर्मूले पर आते हैं। फॉर्मूला आप देख सकते हैं KR जो है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, R यहाँ रिटेन अर्निंग है, D यहाँ पर डिविडेंड है 1, ये D इज डिविडेंड विच वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन अल्टरनेटिव टू रिटेन अर्निंग, राइट। रिटेन अर्निंग के अल्टरनेटिव के लिए, वैकल्पिक के लिए हमारा डिविडेंड कितना है वो होगा D। कंप्लीट KR हमें यहाँ पता हो गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है। उसके बाद TI यहाँ पर टैक्स की बात कर रहा है और I इज डिनोट टू इनकम टैक्स रेट। तो इनकम टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, जितने भी प्रत्येक अंशधारी है ना जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, उनका व्यक्तिगत कर कितना इनकम टैक्स वो पे करते हैं उसकी रेट यहाँ पर T1 कहलाएगी। उसी तरह यहाँ पर B है ब्रोकरेज दलाली, ब्रोकरेज एक्सपेंस हुए, दलाली के क्या हुए, खर्चे हुए हैं, तो यहाँ पर B को दलाली खर्चों से डिनोट करा है। उसके बाद TC है, TC यहाँ पर क्या है, TC है T यानी टैक्स और C यानी कैपिटल गेन रेट जो है टैक्स की वो कहलाएगी। तो कैपिटल गेन टैक्स रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर, अब अलग अलग जितने भी शेयर होल्डर है उनके लिए कैपिटल गेन की जो रेट है वो यहाँ पर TC कहलाएगी। उसके बाद MP मार्केट प्राइस पर शेयर, बाजार मूल्य, शेयर का अंश का बाजार मूल्य यहाँ पर मार्केट प्राइस कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ है। यानी कंपनी क्या कर रही है, रिटेन अर्निंग की किसके दृष्टिकोण से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रही है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैलकुलेट कर रही है कि अगर कोई शेयर होल्डर होता और ये
पैसा प्राप्त करता तो उसके लिए कितनी लागत है जो हमें चुकानी पड़ती। ठीक है, अल्टरनेट तरीके से सोच के ये कैलकुलेट कर रही है। तो इसमें हमने फॉर्मूला देख लिया, तो बिल्कुल हम इसके साथ एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ डिटेल्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट दिया है डिविडेंड पर शेयर, लाभांश प्रति अंश दिया है 9 रुपए। उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स रेट दी हुई है 25%। ठीक है, व्यक्तिगत आयकर दर दे रखी है 25%। उसके बाद पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट है 10%। जो पर्सनल पूंजीगत व्यक्तिगत पूंजीगत कर दर दे रखी है 10%। और दिया है मार्केट प्राइस पर शेयर 100 रुपए, यानी दे रखा है बाजार मूल्य प्रति अंश 100 रुपए। अब हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है, रिटेन अर्निंग की। तो हमारा फॉर्मूला है KR कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज D देन मल्टीप्लाई 1 माइनस, हम फॉर्मूला देख लेते हैं कंप्लीट, D मल्टीप्लाई 1 माइनस T1 ब्रैकेट, यानी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, कंप्लीट। उसके बाद 1 माइनस B अपॉन मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस TC कैपिटल गेन वाला। यहाँ T दोनों ही कैपिटल है तो हम कैपिटल ही लिखते हैं, एंड मल्टीप्लाई 100। दिस डिविडेंड, डिविडेंड क्या दिया है हम एक बार लिख लेते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले D कितना दिया हुआ है 9 रुपए। ठीक है, हम D लिख देंगे। T1 कितना दिया हुआ है, ये TI फॉर इनकम टैक्स रेट कितनी दी हुई है, ये दी हुई है इनकम टैक्स रेट 25%। तो 25% को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 अपॉन 100 ये आ जाएगा 0.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद B ब्रोकरेज, यहाँ पर कुछ भी नहीं दी हुई है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद MP मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ ले लेंगे। कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद हम TC लेंगे, यानी टैक्स ऑफ कैपिटल गेन रेट कितनी है 10% है, तो 10% को भी हम सॉल्व कर लेंगे पहले। 10 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या आएगा 0.10। अब ये सारी वैल्यू को हमें फॉर्मूला में पुट करनी है और हमारी KR आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो यहाँ D हमें प्राप्त हुआ था 9, 1 माइनस T1 है 0.25। 1 माइनस B नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें ब्रोकरेज दिया ही नहीं है तो ये हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, ब्रोकरेज देते, दलाली खर्चे देते तो हम क्या कर देते, लेस कर देते। मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है 100 दी हुई है, वो ले लेंगे। 1 माइनस TC कितना दिया हुआ है, TC दिया हुआ है 0.10। मल्टीप्लाई क्या करना है 100 करना है, हम 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें हमारी KD प्राप्त हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाइन 1 में से लेस करेंगे ये तो 0.75 आ जाएगा अपॉन 100। 1 माइनस दिस 0.90 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 तो चल ही रहा है। उसके बाद वापस फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम तो 7.5%।
कंप्लीट है यहाँ तक? हमने क्या करा, सबसे पहले ये फाउंड आउट करा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर डी डिविडेंड दिया है वो लिख दिया 9 रुपीज़। T1 यहाँ पर टी आई यहाँ पर टैक्स ऑफ इनकम टैक्स की बात कर रहा है, इंडिविजुअल की पर्सनल की, तो वो है 25, जिसको हमने सॉल्व करा 0.25 आया। उसके बाद बी यहाँ ब्रोकरेज है, जबकि क्वेश्चन में ब्रोकरेज की बात नहीं करी है, तो हमने ये पूरा ही जो टर्म है इसको हटा दी है। उसके बाद मार्केट प्राइस दी हुई 100, वो हमने यहाँ लिख दी है। उसके बाद टीसी की बात हुई है। टीसी यहाँ क्या है, कैपिटल गेन टैक्स रेट है जो कि 10% है, और 10% को हमने इजी करा तो 0.10 आ गया, और इसको सोल्व आउट करा तो हमारी KR कितनी आ गई, 7.5%। यानी हमारी रिटेन अर्निंग जो है, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई, 7.55। तो हमने यही चीज़ें उसमें ध्यान रखी कि पर्सनल टैक्स रेट है उसको ध्यान रखा। उसके बाद लाभांश में से समायोजन करना सीखा, ठीक है, मतलब दलाली में से, दलाली अगर कोई होती तो हम करते, लेस करते, लेकिन अभी नहीं थी तो हमने उसको, उस टर्म को यूज़ नहीं करा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर ली, कैपिटल गेन की टैक्स रेट की, ठीक है। अब क्या होता है, कंपनी कैलकुलेट तो करती है, लेकिन हम अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर, बात एक शेयर होल्डर की नहीं आ रही, अगर कंपनी है 1000 शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, तो इतने सारे जब शेयर होल्डर्स होंगे, निवेशक होंगे, अंशधारी होंगे, तो कंपनी क्या प्रत्येक की व्यक्तिगत आयकर के आधार पर रिटेन अर्निंग निकाल पाएगी? हर एक पर्सन की टैक्स रेट अलग होती है। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप क्वेश्चन में देखिए, ये भी पर्सनल टैक्स रेट दी हुई है 25%, और जब हमने यहाँ पर बात करी फॉर्मूले में, तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर की टैक्स रेट सबकी अलग अलग होती हैं। तो सब शेयर होल्डर्स, इच शेयर होल्डर्स की इंडिविजुअल टैक्स के आधार पर रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर देती है इस रेट के अकॉर्डिंग, कैपिटल गेन टैक्स रेट के अकॉर्डिंग क्या करती है, कैलकुलेट करना आसान समझती है, ठीक है। तो ये हो गई रिटेन अर्निंग। इसी के साथ हम क्या कंटिन्यू करेंगे, इसी के साथ हम ये कंटिन्यू करेंगे कि अगर शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं, अल्पकालीन ऋण जब दिए जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाउंड आउट करेंगे। तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे यहाँ दिया है अल्पकालीन ऋण या साख की लागत शॉर्ट टर्म की, कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल जब हम बात करते हैं लोन की तो डेप्ट मन में याद आता है। हमने देखा था जब ऋण पूंजी की लागत की गणना करी थी, केडी की गणना करी थी, तो हमने फॉर्मूले में क्या लिया था, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को हम क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, तो उसमें हमारा फॉर्मूला था I/NP × 100। आई वहाँ पर ब्याज था, NP नेट प्रोसीड थी, शुद्ध आय थी, और इनटू करते थे 100 से, ठीक है। वो वैसा के वैसा डिवेंचर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, ब्याज। उसी तरह अगर हम बैंक से भी पैसा ले रहे हैं तो बैंक वाले भी रिटर्न्स में क्या चाहेंगे, ब्याज चाहेंगे। तो वहाँ जो फॉर्मूला लगाया वो एज इट इज़ हम लोन जो अपन बैंक से लेते हैं या अल्पकालीन ऋण किसी से लेते हैं तो एज इट इज़ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ फिर से बता देती हूँ, कंपनी दो तरीके से पैसा कलेक्ट करती है, ये बात क्लियर है। एक इक्विटी से लेती है और एक डेब्ट से पैसा लेती है। इक्विटी में हमने क्या क्या देखा, इक्विटी में इक्विटी शेयर से लेती है, इसकी हमने केई से कैलकुलेशन कर ली थी। उसके बाद प्रेफरेंस से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेती है। उसके बाद रिटेन अर्निंग इफ एनी, राइट। तो इन लोगों से पैसा कलेक्ट करती है, इक्विटी कहलाती है, ऑनर्स कैपिटल कहलाती है वो, राइट। दूसरा सोर्स होता है डेब्ट, ऋण से। तो ऋण से कैसे, एक होता है बैंक लोन,
और दूसरा होता है डिबेंचर। ये दोनों ही डेब्ट की कैटेगरी में आते हैं। अभी तक हमने इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दी कि अगर हम इक्विटी से पैसा लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, तो उनको रिटर्न्स में क्या देना होता है, तो हमें पता है इन सबको क्या देना होता है, डिविडेंड, प्रतिफल के रूप में। ये क्या चाहते हैं, ये अगर हमें पैसा दे रहे हैं होल्डर्स, तो बदले में क्या चाहते हैं, डिविडेंड, लाभांश चाहते हैं। उसी तरह बैंक हमें पैसा दे रही है, ये डिबेंचर होल्डर्स हमें पैसा दे रहे हैं, तो बदले में क्या चाहते हैं ये कंपनी से बदले में चाहते हैं इंटरेस्ट, ब्याज। क्या चाहते हैं, ब्याज, और ये क्या चाहते हैं, लाभांश। देखो ये समझाने के पीछे क्या लॉजिक है कि हमें पता होना चाहिए कि जिससे हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो बदले में क्या ले रहे हैं, ताकि जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें पता है कि डिविडेंड यहाँ आ रहा है, ब्याज यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स को डेब्ट में क्यों रखा है, एज अ लोन हम उनसे पैसा लेते हैं, एज अ लोन हम किससे, डिबेंचर होल्डर से पैसा कलेक्ट करते हैं, और बदले में वो हमसे ये उपेक्षा करते हैं कि ये हमें क्या देंगे, ब्याज देंगे। एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। सेम एज इट इज बैंक वालों को भी एक निश्चित दर से, एक फिक्स रेट से हमें क्या देना पड़ता है, रेट से ब्याज देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इन सब की हमने क्या, पूंजी की लागत की गणना करी। तो इसके लिए हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसके लिए हमने कॉस्ट ऑफ पी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ इसके लिए KR जो हमने अभी चर्चा करी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। डिबेंचर के लिए हमने KD की बात करी थी, और बैंक लोन के लिए भी हम KD ही यूज लेंगे, क्योंकि इनको भी हम क्या दे रहे हैं, बदले में ब्याज। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे फॉर्मूले पर। तो जब हम बात कर रहे हैं अल्पकालीन ऋण की या साख की लागत की, तो KD इज इक्वल टू I, यहाँ इंटरेस्ट है, अपॉन NP नेट प्रोसीड्स है, वेर I इज इंटरेस्ट, ब्याज, क्योंकि हमने जहां से भी लोन दिया है उनको बदले में ब्याज चुकाना है। NP यहाँ हो जाएगा नेट प्रोसीड, शुद्ध आय क्या है, यानी कोई भी खर्चे हैं उसको घटाने के बाद हमारे नेट प्रोसीड्स क्या है। ठीक है, तो इसको भी हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ए लिमिटेड ने स्टेट बैंक से 10,000 रुपए का 8% वार्षिक दर पर ब्याज प्राप्त किया। ए लिमिटेड है, एक कंपनी है, उसने बैंक से कितना लोन लिया है, 10,000 का, और इंटरेस्ट की रेट क्या है, 8%। ए लिमिटेड ने इस ऋण को प्राप्त करने में 200 रुपए के विभिन्न व्ययों के रूप में वहन किए, यानी खर्चा हुआ उस लोन को लेने के लिए, कितने का, 200 का। तो नेट प्रोसीड्स जब निकालेंगे तब इसको काम में लेंगे। इसके बाद क्या है, इस अल्पकालीन ऋण की लागत की गणना कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस अल्पकालीन ऋण की लागत की क्या करेंगे, गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें हल में क्या निकालना है, सबसे पहले KD, क्योंकि D यहाँ पर डिनोट कर रहा है डेब्ट को, ऋण को, और हमें लागत निकालनी है तो KD। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट यहाँ पर कैलकुलेट होगी। फॉर्मूला है I अपॉन NP मल्टीप्लाई 100। अब हमें पता है यहाँ पर I ब्याज है, तो I कितना है पता लगाओ, ये आपको क्वेश्चन में दिया है 8%। 8%, तो हमारे पास पैसा कितना है, 10,000 रुपए है, जिसका ब्याज कितना बनेगा सालाना, वार्षिक 800 रुपए। तो हमारा I कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया, 800। इसी के साथ हमारी NP क्या हो जाएगी, नेट प्रोसीड्स। NP है नेट प्रोसीड, जहां पर आ जाएगी सबसे पहले फेस वैल्यू, आपने कितना पैसा लिया, सबसे पहले 10,000। ठीक है, इसमें कोई खर्चा किया है क्या, हाँ खर्चा किया, तो वो लेस हो जाएंगे एक्सपेंसेस। तो वास्तव में हमें कितने पैसे प्राप्त हुए, तो वास्तव में हमें प्राप्त हुए 9,800। कंप्लीट है यहाँ, तो हमारी NP क्या हो गई, 9,800।
और आई ये रही और एनपी ये रही। अब इन वैल्यू को फॉर्मूले में पुटअप करना है। आई हमारा 800 ब्याज, एनपी आ गया हमारा 9800। भाई हमने लोन लिया है 10,000 का और खर्चा कर दिया 200 का, तो नेट प्रोसीड कितना हो गया 9800। एक्चुअल में तो हमें 9800 ही मिला ना, शुद्ध आय तो इतनी हुई। अब इसको सॉल्व कर दो। क्या आ गई केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट यानी ऋण, इस ऋण की लागत क्या हुई 8.16। इसकी कॉस्ट कंपनी को कितनी चुकानी पड़ी, कौन सी कंपनी, ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो ए लिमिटेड को कितना पैसा चुकाना पड़ा 8.16। ठीक है, जिसमें हमने एनपी में क्या करा, फेस वैल्यू तो हमें यानी जो एक्चुअल में रिसीव हो रहा था 10,000, कंपनी हमें लोन दे रही थी, और एक्सपेंसेस को लेस कर दिए तो हमारी जो अमाउंट हो गई 9800 वो हमारी एनपी हो गई, और इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करा। ठीक है, तो इससे हमें कैलकुलेट हो गई केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये बात करी कि प्रतिधारित अर्जनें क्या होती है। कंपनी किसी वर्ष अंशधारियों को पैसा नहीं देती है या लाभों का एक हिस्सा अपने पास सेव करके बचत करके रख लेती है। सपोज आपको सैलरी मिलती है ना, आपको सैलरी मिलती है, उसका 2% आप बचा के रख देते हो ना, तो वो रिटेन है, आपने धारण कर लिया। उसीलिए कंपनी के लिए रिटेन कब माना जाएगा, जब शेयर होल्डर को पैसा न बांट के अपने पास पैसा रख लेती है। तो वो क्या करती है, इस पैसे पर भी कॉस्ट कैलकुलेट करती है। भाई हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ बचा हुआ उस पर भी कंपनी को कॉस्ट लगती है, तो वो क्या करती है, प्रत्येक अंशधारी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके दृष्टिकोण से क्या करती है, प्रतिधारित अर्जनों की लागत ज्ञात करती है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डर्स। क्यों, क्योंकि अगर वो पैसा शेयर होल्डर्स को मिलता, उनको प्राप्त होता, तो वास्तव में कंपनी की कॉस्ट लगती, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करती है। उसमें क्या क्या ध्यान रखती है कि अंशधारी है तो उसकी टैक्स रेट, पर्सनल टैक्स रेट क्या है, अगर उसको कैपिटल गेन हो रहा है, बाजार मूल्य में पैसा ज़्यादा मिल रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसकी टैक्स रेट ध्यान रखती है, साथ ही साथ डिविडेंड की भी ध्यान रखती है और फॉर्मूले में पुट करती है। इसके अलावा अगर कोई ब्रोकरेज, कमीशन, दलाली जैसे खर्चे वो भुगतान करती है तो उनको भी लेस करती है। ये हमने फॉर्मूला देखा था, है ना। उसके बाद फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करा था। उसके बाद हमारे केआर भी निकल गई थी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। उसके बाद हमने देखा था कि अल्पकालीन ऋण लेते हैं तो उसको भी डिबेंचर की तरह ट्रीट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी। तो वही फॉर्मूला है, इंटरेस्ट है, एनपी है और 100 है। एनपी जो भी एक्चुअल में आपको पैसा मिला लेकिन उसके लिए जो आपको खर्चा चुकाना पड़ा वो लेस कर दिया, तो वो आपका एनपी कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा कलेक्ट करती है, डेब्ट से और इक्विटी से, और अलग अलग उनको रिटर्न्स के तौर पर क्या देती है, इक्विटी को देती है डिविडेंड और डेब्ट को देती है ब्याज। ब्याज फिक्स होता है, डिविडेंड इक्विटी के लिए फिक्स नहीं होता है, अदर देन प्रेफरेंस के लिए फिक्स होता है, क्योंकि ये पूर्वाधिकार है। हमने पूर्वाधिकार में भी इसकी चर्चा करी थी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।